अगर आप प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल तो मिलता है, लेकिन मार्केट का उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ता है। और अगर सिर्फ डेट फंड में इन्वेस्ट करें तो स्टेबिलिटी बेटर हो सकती है, लेकिन ग्रोथ की संभावना लिमिटेड हो जाती है। तो सॉल्यूशन हो सकता है एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो इक्विटी की ग्रोथ और डेट की स्टेबिलिटी दोनों एक साथ डिलीवर करने की कोशिश करे। लेकिन देखा जाता है कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का इक्विटी पोर्शन डाइवर्सिफाइड रहता है और प्रीडोमिनेंटली ये फंड्स लार्ज कैप बायस्ड होते हैं। लेकिन आज समझते हैं कि यदि एक ही फंड के जरिए कुछ सिलेक्टेड हाई कन्विक्शन थीम्स में इन्वेस्ट करना हो और वो भी कंपैरेटिवली कम वोलेटिलिटी के साथ, तो क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। अगर आपका गोल सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के थ्रू ब्रॉडर मार्केट अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करना हो तो ट्रेडिशनल हाइब्रिड फंड्स काफ़ी नहीं है, और इसी गैप को फिल करने की कोशिश करता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अग्रेसिव हाइब्रिड एक्टिव एफओएफ। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड्स है, मतलब ये डायरेक्टली स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि दूसरे इक्विटी और डेट फंड्स में इन्वेस्ट करता है। आप इस फंड को पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ के नाम से जानते होंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से सेबी और एमफी की नई गाइडलाइंस के हिसाब से इसका नाम बदलकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अग्रेसिव हाइब्रिड एक्टिव एफओएफ कर दिया गया है। ये बदलाव इन्वेस्टर्स को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड देने का प्रयास करता है। ये फंड अब सेक्टर और थीमेटिक रोटेशन के साथ साथ स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स में टैक्टिकल एक्सपोजर का भी फायदा उठा सकता है, और इस हिसाब से इक्विटी एलोकेशन को पहले के 80% टू 100% से रिवाइज करके 65% टू 80% कर दिया गया है। साथ ही स्कीम में स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए डेट एलोकेशन की सीमा को पहले के 0% टू 20% से बढ़ाकर अब 20% टू 35% कर दिया गया है। बची हुई 0% टू 5% एलोकेशन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में रखी जा सकती है, जिससे फंड मैनेजर्स को लिक्विडिटी और टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में मदद मिलती है। किस थीमेटिक फंड को फंड के पोर्टफोलियो में शामिल करना है या निकालना है, कब एलोकेशन बढ़ाना है या कब घटाना है, ये रिसर्च के आधार पर फंड मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं। अब समझते हैं कि फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनता है। फंड की इक्विटी स्ट्रेटेजी 4 पिलर्स पर बेस्ड है। पहला, सेक्टर और थीम सिलेक्शन। फंड मैनेजर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा, कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स जैसी थीम्स को इवेल्युएट करके एलोकेशन डिसाइड करते हैं। दूसरा है एप्रोप्रिएट मिक्स। सिर्फ अच्छे सेक्टर ढूंढना काफ़ी नहीं है, पोर्टफोलियो में बैलेंस भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से रिस्क बढ़ सकता है और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से अपसाइड डाइल्यूट हो सकती है। तीसरा, एग्जिट स्ट्रेटेजी। एंट्री लेना आसान हो सकता है, लेकिन कब निकलना है ये ज़्यादा मुश्किल है, और इसलिए फंड मैनेजर्स सेक्टर्स की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं और कैपिटल को एक थीम से दूसरी थीम में रीएलोकेट करते हैं। चौथा है रीबैलेंसिंग और मॉनिटरिंग। मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और इसलिए पोर्टफोलियो की रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग होती रहती है। तो चलिए आप करंट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मई 2026 की फैक्ट के अकॉर्डिंग टोटल इक्विटी एक्सपोजर है 78.72% और डेट एक्सपोजर है 20.17%, और कैश की बात की जाए तो वो है 1.11%। यदि लार्जेस्ट इक्विटी एलोकेशन की बात की जाए तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में 26.80%, टेक्नोलॉजी फंड में 23.21%, फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड में 9.32%, भारत कंजम्पशन फंड में 7.92%, रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड में 5.18% और एफएमसीजी फंड में 4.20% का एक्सपोजर है। डेट साइड में देखें तो गिल्ट में 9.05%, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 5.99%, सेविंग्स फंड में 5.14% का एक्सपोजर है। बैंकिंग पर पॉजिटिव स्टांस है क्योंकि असेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, क्रेडिट ग्रोथ हेल्दी है और वैल्यूएशंस रीजनेबल है।
टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर इसलिए है क्योंकि वैल्यूएशंस कूल ऑफ हुए हैं और एआई अडॉप्शन से आईटी कंपनीज एफिशिएंसी गेन कर रही हैं। फार्मा को डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, हेल्थ केयर एक्सेस और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रही है और क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज आर की ड्राइवर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, परफॉर्मेंस। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस स्कीम के पास्ट परफॉर्मेंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि एज ऑन 31 मई 2026 देखा जाए तो पिछले 3 साल में जहां स्कीम का बेंचमार्क जो कि क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव इंडेक्स है, उसका CAGR रहा है 11.91%। वहीं निफ्टी 50 TRI का CAGR रहा है 9.54%। और स्कीम की बात की जाए तो इस स्कीम का CAGR रहा है लास्ट 3 ईयर्स में 15.01%। वहीं यदि पिछले 5 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की बात की जाए तो इस फंड ने 14.10% की ग्रोथ दर्ज की है, जबकि बेंचमार्क देखा जाए तो 11.19% और निफ्टी 50 TRI 9.88% की कंपाउंडेड ग्रोथ दर्ज कराने में कामयाब रहे। ये स्कीम 18 दिसंबर 2003 को लॉन्च हुई थी और सिंस इंसेप्शन इस फंड का CAGR रहा है 14.71% एज ऑन 31 मई 2026। ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का पावर है कि यदि किसी निवेशक ने स्कीम के लॉन्च पर 1 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश किए होते तो वो 31 मई 2026 को बढ़कर लगभग 21,79,000 रुपए हो गए होते। टैक्सेशन समझना भी जरूरी है क्योंकि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स ही अल्टीमेटली मैटर करते हैं। तो करंट रूल्स के हिसाब से यदि यूनिट्स को विदिन 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट रिडीम किया जाता है तो उस पर जो गेंस होंगे वो कहलाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, और 24 मंथ्स तक यूनिट्स को होल्ड करने के बाद यदि उन्हें रिडीम करते हैं और उस पर गेंस होता है तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। अब टैक्स की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो होंगे वो इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से एप्लीकेबल होंगे, और यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की, यानी कि 24 महीने के बाद जब आप रिडीम कर रहे हैं और उस पर जो गेन हो रहा है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.50% के रेट से एप्लीकेबल होगा, और जो भी टैक्स लगता है उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल होता है। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल बेनिफिट ये भी है कि ये फंड ऑफ फंड्स है, तो फंड के अंदर जो भी सेक्टर रोटेशन या रीबैलेंसिंग होती है उसका इमीडिएट टैक्स इंपैक्ट इन्वेस्टर के लेवल पर नहीं आता। टैक्स सिर्फ तब लगता है जब आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं, जबकि यदि आप खुद सेक्टोरल, थीमेटिक या फिर किसी भी फंड में निवेश करते हैं और बार बार एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हैं तो आपको इस पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स की। स्कीम में इक्विटी पोर्शन मिस्टर एस नरेन और मिस्टर धर्मेश कक्कड़ ज्वाइंटली मैनेज करते हैं। मिस्टर नरेन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वेटरन हैं और वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड फंड मैनेजर्स माने जाते हैं। उनका अप्रोच वैल्यूएशन कॉन्शियस और कॉन्ट्रेरियन होता है। डेट साइड मैनेज करते हैं मिस्टर मनीष बांठिया अलॉन्ग विद मिस्टर प्रीतेश लुनावत। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपीज और एडिशनल परचेज कर सकते हैं 500 रुपये से। ये तो बात थी लमसम की। यदि SIP करनी हो तो मिनिमम 1,000 रुपये से आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। स्कीम में यदि एग्जिट लोड की बात की जाए तो 1 साल के अंदर, यानी कि जब यूनिट्स अलॉट होंगी उससे विदिन 1 ईयर यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो उस पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। लेकिन 1 साल तक यूनिट्स को होल्ड करने के बाद यदि उन्हें रिडीम करते हैं तो उस पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो विदिन 1 ईयर रिडीम करने पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है और 1 साल तक होल्ड करने के बाद एग्जिट लोड निल है, यानी कि ये नेचुरली लॉन्ग टर्म होल्डिंग को एनकरेज करता है। एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.32% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.30%। और FOF स्ट्रक्चर होने की वजह से अंडरलाइंग स्कीम्स के एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्टली इस स्कीम के रिटर्न्स पर असर डालते हैं। अब बात करते हैं इस फंड की सुटेबिलिटी की।
यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर या उससे अधिक है, आप इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप सेक्टरल अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन सेक्टर एनालिसिस, टाइमिंग, रीबैलेंसिंग खुद मैनेज नहीं करना चाहते, आप मार्केट वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से, और आप प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रीफर करते हैं, तो ये फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है। तो आज हमने बात की आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अग्रेसिव हाइब्रिड एक्टिव एफओएफ की। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।